जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोशिका के खोज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कोशिका के सिद्धांत के बारे में कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत दो आदमी मिलकर देता है, एक का नाम है स्लाइडन और एक का नाम है स्वान। तो स्लाइडन और स्वान मिलकर कोशिका का सिद्धांत देता है। कब देता है? तो 1839 में। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव है चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, उन सभी का शरीर कौन सी से मिलकर बना है? तो कोशिका से मिलकर बना है। कौन सी से मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। स्लाइडन ने पेड़ पौधे पर रिसर्च किया था और स्वान ने जीव जंतुओं पर रिसर्च किया था कि सच में इन सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है कि नहीं बना है। तो इन्होंने पाया, स्लाइडन ने भी पाया और स्वान ने भी पाया। स्लाइडन ने पाया कि पेड़ पौधे जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, और स्वान ने पाया कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। तो इन्होंने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा कि संसार में जितने भी जीव उन सभी का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना है। उसके बाद इस सिलसिला को, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए विर्चू आते हैं। विर्चू 1855 में अपना सिद्धांत देते हैं। इनका कहना था कि कोई भी नई कोशिका के निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि कोई कोशिका अगर नया बन रहा है तो पहले से मौजूद होगा तभी उस नए सेल का निर्माण हो रहा है, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई नई सेल बन रही है मतलब कोई पुरानी सेल होगी, तभी एक मदर सेल होती है जो नए सेल का निर्माण करती है। अगर मदर सेल ही नहीं होगी तो नए सेल का निर्माण होगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि कोई भी नई कोशिका के निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। जैसे स्पर्म्स और ओवम नहीं होंगे तो नए बच्चे का निर्माण नहीं होगा, वो पहले से मौजूद कोशिका है। मां के अंदर पहले से ओवम है और पिता के अंदर पहले से स्पर्म्स है, और वो दोनों जब मिलेंगे तभी बच्चे का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कोई भी नया सेल होगा, नया सेल बनेगा तो पुराने सेल से ही बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता है। अब इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए एक आदमी और है जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर। लगता है बर्गर खाता होगा जी, तभी बर्गर नाम है इसका, स्ट्रासबर्गर। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1884 में। कब देता था? 1884 में। इनका कहना है कि केंद्रक जो है, क्या है? केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षणों को वंशानुगति में क्या लेता है? भाग लेता है। केंद्रक किसके लक्षण में भाग लेता है? तो पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग लेता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा कि कैसे ये भाग लेता है। जैसे मान लीजिए केंद्रक जो है, अगर एक स्पर्म्स लेते हैं, कोई स्पर्म्स ले लेंगे और ये ओवम ले लेंगे, ठीक है? ये क्या है? स्पर्म्स है मेरा, स्पर्म्स हो गया ये, और ये क्या हो गया? ओवम हो गया। अब इसके अंदर भी केंद्रक होगा और इसके अंदर भी केंद्रक होगा, ठीक है? और ये दोनों आदमी मिलकर, ये जब दोनों मिलेगा, स्पर्म्स और ओवम मिलेगा, स्पर्म्स और ओवम मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। जब दोनों मिलेगा, दोनों का केंद्रक चाहिए, ठीक है? ये मां का, ये हो गया मां, फीमेल हो गई ये, और ये हो गया मेल, ये मेल हो गया, और ये क्या हो गया? फीमेल हो गई, ठीक है? अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों का केंद्रक है, तो दोनों का केंद्रक पैतृक लक्षण जो है वह वंशानुगति में आगे भाग ले ही ले रहा है। जैसे अगर इधर से देखा जाए तो 23 को क्रोमोसोम मां की ओर से आएगा और 23 को क्रोमोसोम पिता की ओर से आएगा, तो 23 कितना हो जाएगा? टोटल 46 हो जाएगा। यानी कि यहां से भी केंद्रक आया और यहां से भी केंद्रक आया, तो ये पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। अगर ये नहीं होता, केंद्रक नहीं जाता, इसमें से अगर केंद्रक नहीं जाएगा, इसमें से केंद्रक नहीं जाएगा, तो ये इसका सिद्धांत तो गलत ही हो जाएगा। लेकिन जाता ही जाता है, स्पर्म्स और ओवम का एक दूसरे से ट्रांसफर होता ही होता है। तो ये पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है, ले रहा है। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज एमनॉल और इरस्का ने किया था। कौन किया था? एमनॉल और इरस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? तो एमनॉल और इरस्का ने किया था। एमनॉल और इरस्का ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया था। 1931 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, क्योंकि पहले जो सूक्ष्मदर्शी थे वो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी थे, उनका जो आवर्धन क्षमता था वो 2000 गुना ही रहता था। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन जो क्षमता है, इसका आवर्धन क्षमता है,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना है? तो 1,80,000 गुना है। कितना है? 1,80,000 गुना है। यानी कि इसकी जो जूमिंग क्षमता है कितना है? 1,80,000 गुना है। हमारे मोबाइल का जो जूमिंग क्षमता होता है वो कितना होता है? 10x होता है। 10 गुना ही हम जूम कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूं कि स्लाइडर और स्वान ने किसका सिद्धांत दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया था। ठीक इसके बाद आया वीरचो है 1855 में। इन्होंने कहा कि कोई भी नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। उसके बाद है स्ट्रासबर्गर 1884 में अपना सिद्धांत देते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्रक जो है, केंद्रक वो पैतृक लक्षणों के वंशानुगति में भाग लेता है। जो कोई भी नया बच्चा होगा उसके अंदर जो केंद्रक होगा, माँ का केंद्रक और पिता का केंद्रक, माँ के अंदर क्या होता है? ओवम होता है और पिता के अंदर क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं। उन दोनों के अंदर केंद्रक होगा, वो जो बच्चा आगे का होगा उसमें क्या होगा? वो दोनों केंद्रक भाग लेंगे। तो इनका वही कहना है कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों क्या होता है? वंशानुगति में भाग लेता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज एमनॉल और इरस्का ने किया था। कब किया था? 1931 में। इसका जो आवर्धन क्षमता है वो कितना है? 1,80,000 है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।